गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले वर्ण पढ़ा है, वर्ण के भेद सही बताए और वर्ण के उच्चारण स्थान पढ़ाते हैं चौथे दिन यानी चौथे भाग पर। तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो उच्चारण स्थान पहले हम समझेंगे कि उच्चारण स्थान है क्या। तो जो हृदय है, यहाँ से जो निकलती है प्राणवायु, जो अंदर से हवा निकलती है, हम हवा अंदर से देते हैं और कहीं ना कहीं ये प्राणवायु कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है। हृदय से निकली हुई प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्र जैसे कंठ, तालु, ओठ, मूर्धा, दांत से टकराती है और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों की सृष्टि करती है, ध्वनियों का निर्माण करती है। जिस स्थान पर प्राणवायु स्पर्श करती है वही वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान होता है। अब हम आएंगे कंठ, तालु, ओठ, दांत और मूर्धा है क्या। दांत आप समझ रहे हैं, ओठ भी आप समझ रहे हैं। इसके बाद दांत के पीछे थोड़ा सा जो है उसको तालु कहते हैं। और तालु के बाद जो गड्ढा है ऊपर ऐसे, उसे हम मूर्धा कहते हैं। और मूर्धा के अंदर है कंठ, इसके अंदर से जो ऐसे ऐसे आता है ये कंठ हुआ, ये मूर्धा हुआ, ठीक ना। ठीक, तो ये मेरा कंठ, तालु, ओठ, दांत और मूर्धा है, ठीक ना। इसलिए हम ये बताए कि कंठ, तालु, दांत, मूर्धा क्या है, कि अगर ये नहीं जानेंगे तो वर्ण का उच्चारण स्थान हमको समझने में कठिनाई होगी। तो ये हृदय से निकली हुई प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्र कंठ, तालु, ओठ, दांत और मूर्धा से टकराती है और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों की सृष्टि करती है। जिस स्थान को यह प्राणवायु स्पर्श करती है वही वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान होता है। ठीक, अब हम आते हैं कि वर्ण का उच्चारण स्थान है क्या। ठीक, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो कौन कौन वर्ण का कहां कहां से उच्चारण होता है ये सूत्र है और सूत्र का ये व्याख्या है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ पर हमको याद करना पड़ेगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ यानी अकुह विसर्जनीय नाम कंठ के मतलब अ के मतलब अ आ, कु के मतलब क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग आएंगे। अ में अ और आ दोनों आएगा, कु में आएगा क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद ह आएगा, उसके बाद विसर्ज, विसर्ज का मतलब विसर्ग, विसर्ग आपका ये होगा। उसके बाद इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अतः इसे कंठ भी कहते हैं। इसे डायरेक्ट अंदर कंठ से, हृदय से आवाज आती है यानी कंठ से आती है आवाज और कहीं टकराती नहीं है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ ही होगा, कंठ भी कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह। विसर्ग का मतलब अह, ये सब का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है, अतः इसे कंठ भी कहते हैं। अब हम आते हैं ईचु यस, यसा नाम तालु यानी हम तलावी स है यानी तालु से स्पर्श ही होगा, ठीक ना। तो ईचु यसा नाम तालु, ईचु ई मतलब हर्षई दीर्घई, च यानी च वर्ग, च वर्ग यानी च, छ, ज, झ यहाँ आएगा, ठीक ना। और यहाँ तलावी स आएगा जो तालु से ही बोला जाएगा। इन सभी का उच्चारण क्या होता है, तालु है, ठीक है ना। हर्षई ई, आपको देखिए ई बोलिए, आपका तालु में स्पर्श नहीं कर रहा लेकिन तालु के पास जा रहा है ना ई। इसके बाद च, छ, ज, झ, ञ तालु के पास जा रहा है। और तलावी स, श नहीं स, तलावी स, इसका उच्चारण स्थान तालु है, अतः इसे तालव्य भी कहते हैं। अब आता है मेरा अगला पॉइंट में ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा आता है, हर्षरी, दीर्घरी,
ट वर्ग र और मूर्धनी स का उच्चारण मूर्धा है। बोले ना कि जो गड्ढा है वो मूर्धा है। तो री से हर्ष री दीर्घ री आ गया, ट से टू से ट वर्ग आ गया, ट ठ ड ढ ण आ गया, सब र मूर्धा में जाएगा, मूर्धनी स श, ये सब री हर्ष री दीर्घ री ट वर्ग र और मूर्धनी स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अतः इसे मूर्धन्य भी कहते हैं। इन सभी उच्चारण शब्दों को, अक्षरों को, वर्णों को हम मूर्धन्य भी कहेंगे। इसके बाद लि तु लसानाम दंता, लि से लि आ गया, उसके बाद त से त थ द ध न त वर्ग, उसके बाद स से दंती स जो दांत से बोला जाएगा स, लि त वर्ग यानी त थ द ध न ल और मूर्धन दंती स का उच्चारण स्थान दंत है, अतः इसे दंत भी कहते हैं। अब आता है आपका अगला पॉइंट, उपपद्यम अनिया नामोष्ठ हो। उ से हर्ष उ हर्ष उ दीर्घ उ, प से पु से प वर्ग प फ ब भ म। इसके बाद आएगा उपध्यमानिया। उपध्यमानिया मतलब प के पहले और फ के पहले ओ पो बोलते हैं ना, यानी कि पूरा का पूरा ओठ से ही होता है वो, तो उसका उच्चारण स्थान ओठ है, ओष्ठ है, अतः इसे ओष्ठ भी कहते हैं। जैसे हर्ष उ उपपद्यमानिया नाम ओष्ठों का अर्थ क्या हुआ, अतः हर्ष उ दीर्घ उ प वर्ग प फ ब भ म और प फ, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसे बोलते हैं प फ ब भ म। जो भी मेरा ओठ सटता है तो उसे वहां से उच्चारण स्थान आपका आता है। प फ ब भ, बिना ओठ के सहारे से हम बोल ही नहीं पाएंगे, प फ ब भ म। अब आता है यमंगड़ा नाम नासिका च, यमंगड़ा नाम नासिका च, नाक बंद करके आप य ग म न म का उच्चारण कीजिए, नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हम नाक बंद करके बोलते हैं तो नाक पर दबाव पड़ता है, अतः इसे इसका उच्चारण नाक है, अर्थात नासिका, अतः इसे हम नासिका वर्ण कहते हैं। य म अंग ण और न का उच्चारण स्थान नाक है, अर्थात नासिका है, अतः इसे हम नासिका वर्ण भी कहते हैं। अब आपका अगला पॉइंट आता है ये दायित्व कंठ तालु। कुछ वर्ण बाकी रह गए हैं, उसका क्या क्या आता है, किसी वर्ण में दो ध्वनि तंत्र से बोला जाता है, वह वहां से अब आता है दायित्व कंठ तालु। ए कंठ से भी आवाज आता है, नीचे का तालु में भी जीभ जाकर स्पर्श कर रहा है। ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। ओ दौतो हो कंठोस्थम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ओ कंठ से आवाज आती है और ओठ को गोल करना पड़ता है, ओ औ। बिना ओठ को गोल किए और कंठ से आवाज आए बिना ओ और औ का उच्चारण स्थान नहीं होता है, इसलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान मेरा कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर करता है, इसलिए इसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ है। अब आते हैं वकार से दंतोष्ठम। व पहले जीभ मेरा दांत के पास आ रहा है और उसके बाद ओठ को गोल बना रहा है, व ओठ हरकत कर रहा है, इसलिए व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। बिना दांत और ओठ के सहयोग के बिना हम व का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। आज का क्लास खत्म, धन्यवाद।